Hello everyone, welcome again for lecture of aldehydes, ketones and carboxylic acid. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम पढ़ रहे थे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने फिज़िकल स्टेट जो है उसके बारे में डिस्कशन किया था, बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके बारे में डिस्कशन किया था, और ये भी है कि कार्बोनिल ग्रुप किस तरीके से पोलैरिटी दिखा रहता है वो भी मैंने आपको बताया था। सो ये जो पॉइंट्स है बेसिकली ये हमारे डिस्कस हो चुके थे। ये पॉइंट्स के आगे हम अब फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन पे ही डिस्कस करने वाले हैं। बट वो जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो है सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है वाटर में वो कितने सोल्यूबल हैं, कौन से अल्डिहाइड कौन से कीटोन ऐसे होते हैं कि जो वाटर में सोल्यूबल नेचर वहाँ पे दिखाते हैं। तो ये जो सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है वो हम आज डिस्कस करने वाले। हमारा पहले भी डिस्कशन इसके बारे में हो चुका था। देखो, जैसे आपने थोड़ा सा रिकॉल करना होगा खुद को कि जो हैलोजन डेरिवेटिव्स का लेसन हम देख रहे थे, तभी भी हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि वाटर में कोई भी सब्सटेंस जो है वो सोल्यूबल कब होता है, कब हम ऐसा बोलते हैं कि वाटर में वो जो सब्सटेंस है वो सोल्यूबल हो चुका है। तब होता है कि जब वो वहाँ पे वाटर के बीच में जो भी बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग को तोड़ के वो सब्सटेंस खुद को वहाँ पे मर्ज कर लेगा। then the solvation process completes and we can say that a particular substance gets soluble in water। इस तरीके से हमें वो करना पड़ेगा। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वाटर के साथ बॉन्डिंग वहाँ पे बननी चाहिए। तो यहाँ पे होता है बेसिकली ये है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की सोल्यूबिलिटी में। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, आप चाहे तो आप वहाँ पे आपके नोटबुक में मेंशन भी कर सकते हो क्या है क्या नहीं, क्या मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। वो जैसे लोअर मेंबर्स होते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के, जो लोअर मेंबर होते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, वहाँ पे एसीटोन आता है। वहाँ पे हम बोल सकते हैं अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड भी एक मेंबर, वहाँ पे लोअर मेंबर वहाँ पे आता है। तो ये जो लोअर मेंबर है अल्डिहाइड और बेसिकली कीटोन फैमिली से, कीटोन फैमिली में तो सिर्फ एसीटोन ऐसा है, प्रोपेनोन ऐसा है कि जो सोल्यूबिलिटी वहाँ पे दिखा सकता है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि लोअर मेंबर ऑफ द फैमिली अल्डिहाइड हो या कीटोन है, उस लोअर फैमिली के जो मेंबर है बेसिकली वो मेंबर्स वहाँ पे सोल्यूबल हो सकते हैं पर्टिकुलर यू कैन से वाटर में सोल्यूबल नेचर वो दिखा सकते हैं। बट व्हेन यू सी टू अ हायर मेंबर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो होते हैं, तो हायर मेंबर्स तो वहाँ पे बिल्कुल भी सोल्यूबिलिटी नहीं दिखा पाते। अब ऐसा क्यों होगा, आप थोड़ा सा सोचो कि हायर मेंबर की जब हम बात करते हैं तब हमें ये देखना है कि सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे और कैसे हो रही है। वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखो सपोज़ मैंने आपको ये कहा कि ये सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ये डेल पॉजिटिव और डेल निगेटिव ऐसे कैरी करता है। इसके बारे में बाद में भी डिस्कशन हम करेंगे। फिर आगे आता है आपका वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से खुद को यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे। तो इनके बीच में यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, अट्रैक्शन वहाँ पे जनरेट हो सकता है। जब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लोअर मेंबर है अल्डिहाइड या कीटोन फैमिली के, तब की बात है कि एसिटाल्डिहाइड है, एसीटोन है, इनकी अगर हम बात करें तो उसमें इस तरीके से वो वाटर के साथ क्या बना सकते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक बॉन्डिंग बना सकते हैं एंड दे गेट सोल्यूबल इन वाटर मॉलिक्यूल। बट व्हेन इट कम्स टू हायर मेंबर में क्या होगा, सपोज़ मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे मतलब यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। इस तरीके का एक अल्डिहाइड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या हो रहा है, देखो ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट ही यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। हाइड्रोकार्बन का पार्ट जैसे इंक्रीज़ होगा, चलो ये भी कार्बन को छोड़ो, ये 3 कार्बन हाइड्रोकार्बन पार्ट में वहाँ पे आ जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करते हैं। मतलब हाइड्रोफोबिक नेचर उनका होता है, वाटर मॉलिक्यूल को ये रिपेल करते हैं। सो दैट हम ये बोल सकते हैं कि हायर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड हो, हायर मेंबर ऑफ कीटोन हो,
वो वाटर में सोल्यूबल नेचर नहीं दिखा सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू कैन से सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन वाटर। वाटर में सोल्यूबिलिटी जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि वाटर में सोल्यूबिलिटी सिर्फ लोअर मेंबर की दिखाई पड़ रही है, तो बाकी के मेंबर जो है वो कहीं ना कहीं तो सोल्यूबल होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। बट बाकी के मेंबर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही क्या होते हैं, वहाँ पे सोल्यूबल हो सकते हैं। सो ये एक पॉइंट है यहाँ पे। आपको सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का अगर ऐसे शॉर्ट नोट आ गया कि जस्ट एक्सप्लेन सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, कि एक्सप्लेन कैसे करना होगा आपको कि aldehydes and ketones they are, you can say, not much soluble in water. Members from aldehydes and ketone, lower members from aldehydes and ketone, specifically acetaldehyde, formaldehyde, acetone, these members they show bonding with water molecule and hence they get soluble in water like this. So इस तरीके से वो आपको दिखाना होगा. And when we come to higher member, in that particular higher member, whether it may be from aldehyde or ketone family, so higher member consists of a hydrocarbon part. So that particular hydrocarbon part repel water molecule and hence does not dissolve, does not show solubility in water molecule. सो इस तरीके से जो हायर मेंबर्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबिलिटी प्रैक्टिकली वहाँ पे नहीं दिखाते. सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ ऑल अबाउट सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन वाटर. ठीक है. सो अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं. अब हम आगे थोड़ा सा देखने जा रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कशन होगा एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सोल्यूबिलिटी है वाटर में उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे और उसी में कुछ पॉइंट्स हम क्लियर आउट करेंगे. पहले वो कार्बोक्सिलिक एसिड के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रही हूँ. वो पॉइंट्स ऐसे हैं कि यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन में अगर आप देखो तो अल्डिहाइड और कीटोन में कुछ मेंबर ऐसे होते हैं, जैसे एसिटाल्डिहाइड की बात करो तो वो टेट्रामर मतलब उसके 4 यूनिट्स मिलके वहाँ पे वो फॉर्म होता है. और एक पॉइंट मुझे यहाँ पे आपको बताना था कि फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, फॉर्मल्डिहाइड का एक मतलब पर्टिकुलर परसेंटेज में अगर सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करते हो तो उसे फॉर्मेलिन सॉल्यूशन कहा जाता है. ये जो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन है, ये फॉर्मेलिन सॉल्यूशन का यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जानना इम्पॉर्टेंट होगा, जो नॉन बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जानना इम्पॉर्टेंट होगा. फॉर्मेलिन ये जो सॉल्यूशन है ये फॉर्मल्डिहाइड का ही सॉल्यूशन होता है. फॉर्मल्डिहाइड का जो सॉल्यूशन है उसे फॉर्मेलिन कहा जाएगा. उसका यूज़ कहाँ पे होता है ये पहले समझ लो. उसका यूज़ आप वहाँ पे करते हो, जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स है उनको प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन का वहाँ पे यूज़ होता है. अब ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, तो एक सिंपल सा पॉइंट है वहाँ पे कि फॉर्मेलिन जो होता है वो फॉर्मेलिन एक्ट करता है एज अ टिश्यू हार्डनर. टिश्यू हार्डनर वहाँ पे वो करके एक्ट करता है. इसलिए जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल वहाँ पे कुछ ऐसे स्पीसीज़ होते हैं, वो प्रिजर्व करने के लिए आप फॉर्मेलिन का इस्तेमाल वहाँ पे करते हो. सो ये एक पॉइंट था इम्पॉर्टेंट जो बताना काफ़ी आपको ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया. सो लेट अस नाउ मूव टुवर्ड्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में फिज़िकल स्टेट देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन होगा और उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, तीसरा आगे यहाँ पे कवर होगा. पहला पॉइंट है फिज़िकल स्टेट वाला पॉइंट, फिज़िकल स्टेट का पॉइंट, और यहाँ पे है बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विथ यू कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़. सो फिज़िकल प्रॉपर्टी में देखो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं लाइक अप टू 9 कार्बन एटम्स. लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बहुत ही लोअर नहीं, अप टू 9 कार्बन एटम्स वहाँ पे कंसिडर है. ठीक है.
सो कलरलेस होते हैं वो, कलरलेस लिक्विड्स है विथ इरिटेटिंग ओडर। ओडर उनका क्या होता है, इरिटेटिंग ओडर, मतलब अच्छा स्मेल वहाँ पे नहीं होता, काफ़ी इरिटेशन सा नोज़ल पार्ट में वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। हायर मेंबर्स आर कलरलेस। हायर मेंबर जो होते हैं या हायर होमोलोग्स भी कहा जाता है, वो होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, ओडरलेस है, एंड दे आर वैक्सी सॉलिड्स। वो वैक्सी सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, एंड दे हैव अ लो वोलेटिलिटी। लो वोलेटिलिटी मतलब ये है, यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि वोलेटाइल नेचर उनका कम होता जाता है जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, सो अगेन मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज़ बॉइलिंग पॉइंट, which is very important property, boiling point of carboxylic acid, and must be explained in detail. कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट देखो, बेसिकली ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो वहाँ पे लिक्विड स्टेट में जहाँ वहाँ पे क्या बना सकते हैं, डाइमर बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ डाइमर? डाई मतलब दो, ठीक है, मर मतलब यूनिट्स, दो यूनिट्स, सेम यूनिट जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, सेम यूनिट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। सो द स्ट्रक्चर विच वी ऑब्टेन्ड विच विल ऑब्टेन इज़ नथिंग बट डाइमर। डाइमर का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है, बताऊँगी मैं कैसे होता है, क्या है वो बात नहीं है, बट यहाँ पे बेसिक रीज़न ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में वहाँ पे डाइमर फॉर्म करते हैं। सो एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं, दो यूनिट्स जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के उनका एग्रीगेशन हो रहा है। उस एग्रीगेशन की वजह से होता क्या है, पहले तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, ये सबसे पहला रीज़न है। और दूसरा ये है कि जैसे ही वहाँ पे देखो, आप खुद सोचो ना, छोटा सा ये इतना सा मॉलिक्यूल है उसकी बात करो, और इतना सा मॉलिक्यूल वही है, दो ऐसे आ गए तो क्या हो जाएगा, बड़ा स्ट्रक्चर वहाँ पे, बड़ा मॉलिक्यूल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा बिकॉज ऑफ डाइमराइजेशन। एंड हेंस हमें पता है कि एरिया वहाँ पे अगर बढ़ गया, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ते हैं। सो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सब पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाई होता है। अब अगर मैंने आपको ये कहा कि आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपैरेबल मास वाले अल्कोहल से या कीटोन से या अल्डिहाइड से या ईथर से वहाँ पे आप कंपेयर करो तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ का होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमर फॉर्म होने की वहाँ पे कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको आसानी से नहीं दिखाते। ठीक है, सो बेसिक रीज़न आपको पता होना चाहिए कि डाइमराइजेशन हो रहा है, डाइमराइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल की साइज़ बढ़ रही है, साइज़ बढ़ रही है तो रिजल्टेंट आपको वहाँ पे क्या मिलेगा कि वहाँ पे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो होते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। सो अगर दोनों चीज़ें हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा दे रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा उसका, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होगा विद द कंपैरेबल मासेस ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सो यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, सो आपको उन्होंने कंपेयर करने के लिए बोला भी नहीं ना, तभी आपको करना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमर फॉर्म होता है इन दिस वे, डाइमर निकालना होगा। ये मैंने एसिटिक एसिड का दिखाया है आपको, यहाँ पे एसिटिक एसिड है मतलब CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, ये दूसरा यूनिट है CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एसिडिक हाइड्रोजन दूसरे कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। यहाँ पे क्या हुआ, ये कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन एक एसिडिक हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, देखो आप, इससे साइज़ बहुत बड़ी आपको मिल रही है मॉलिक्यूल की, उस मॉलिक्यूल की साइज़ की वजह से यहाँ पे लिखा है मैंने, डाइमराइजेशन इंक्रीजेस साइज ऑफ मॉलिक्यूल and hence van der Waals force magnitude also increases and hence boiling point increases। ठीक है, सो ये पॉइंट्स थे एसिटिक एसिड में, मैंने एक्सप्लेन किया है। आप चाहो तो
नॉर्मल भी कोई जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लेकर भी यहाँ पे दिखा सकते हो कि हाउ इट फॉर्म्स डाइमर एंड हाउ द प्रोसेस ऑफ डाइमराइजेशन रिजल्ट इनटू द लार्जर मॉलिक्यूल। ठीक है, सो ये यही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। बॉइलिंग पॉइंट, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होता है। इन लिक्विड फेज इट फॉर्म्स डाइमर, डाइमर फॉर्म करते हैं वो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सीन इन डाइमर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई पड़ रही है आपको वहाँ पे, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई पड़ रही है, सो डाइमर में दिखाई देती है। सो ये डबल जो भी वहाँ पे डाइमर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से इंक्रीजेज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इट इंक्रीजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। सो बेसिकली ये बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम जब बोलते हैं ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक पर्टिकुलर आपको दिया हुआ रहेगा, उससे कंपैरेबल मास वाला एक कोई भी अल्कोहल या कीटोन आपको दिया हुआ रहेगा। तो आपको पूछा गया है अगर कंपैरेबल मास वाले अल्कोहल या कंपैरेबल मास वाले कीटोन के साथ अगर कंपेयर करो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो बेसिकली ये ऑर्डर है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होता है, देन होता है अल्कोहल का, देन नंबर आता है कीटोन का, देन आ रहा है अल्डिहाइड, देन ईथर, एंड सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी विल बी ऑफ अल्केन, अल्केन का सबसे कम होता है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स based on physical properties of carboxylic acid, rather physical state and boiling point of carboxylic acid. Now moving towards a very important point of carboxylic acid, which is nothing but solubility, solubility of carboxylic acids. अब यहाँ पे solubility of carboxylic acid बहुत important points यहाँ पे मैंने लिखे हैं, प्लीज़ नोट इट डाउन वेरी वेल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स काफ़ी सारे यहाँ पे मेंशन हैं। वही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को वेरी वेल एक्सप्लेन कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं बेसिकली ये है यहाँ पे कि उनकी जो सोल्यूबिलिटी है, लाइक हम बोल सकते हैं कि लोअर मेंबर जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, अब यहाँ पे अप टू 4 कार्बन एटम्स ओनली, 9 कार्बन भी नहीं, सोल्यूबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट की बात या यहाँ पे कुछ अलग फिजिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन नहीं हो रहा। सो एस्पेक्ट शुड बी डिफरेंट। ठीक है, सो यहाँ पे 4 मेंबर्स जिस पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट है, लाइक हम बोल सकते हैं कि ब्यूटानोइक एसिड जो है उसकी हम बात करेंगे। सो वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूबल नेचर दिखा सकते हैं वाटर में। अब ऐसा क्यों होगा कि लोअर मेंबर्स क्या करते हैं, दे फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, और वो फिर वहाँ पे मिसिबल नेचर दिखाते हैं। किसकी बात हो रही है, लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब जिसमें अप टू 4 कार्बन आइटम्स सिर्फ आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ऑब्वियसली सोल्यूबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो रही है विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि अल्डिहाइड और कीटोन के केस में मैंने कहा कि सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। क्यों ऐसा हो रहा है, वहाँ पे हाइड्रोकार्बन का पार्ट बढ़ता जा रहा है, और हाइड्रोकार्बन एक ऐसा पार्ट है कि जो हाइड्रोफोबिक नेचर दिखाता है, मतलब वाटर को रिपेल करने की कोशिश वो करता है। उसकी वही वहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोकार्बन का पार्ट जिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में ज़्यादा होगा, वो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे बहुत आसानी से नहीं बना सकता, बिकॉज वो जो मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोकार्बन का पार्ट बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, वो पार्ट क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को वहाँ से दूर निकालने की कोशिश करता है। सो हाउ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड will be miscible, will be soluble in a water. So it affects the solubility of organic compound which has a higher hydrocarbon part, or you can say longer hydrocarbon part in its structure. So यही है, higher carboxylic acid are practically insoluble in water. They are practically insoluble in water due to hydrophobic interaction. हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब वहाँ पे ये है कि हाइड्रोफोबिक नेचर किसका है,
वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया है, नो डाउट, बट कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। बाकी जो कार्बन रहेंगे वो क्या है, वहाँ पे हाइड्रोकार्बन का ही तो पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल। वो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो वाटर को क्या करते हैं, दूर दूर वहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ नथिंग बट हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। अच्छे से समझने की कोशिश करो। इंटरैक्शन मतलब वो वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे, बट वहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन हो रहा है, मतलब वो हाइड्रोकार्बन का पार्ट वाटर को वहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो वाटर को दूर करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ ऑल्सो अ इंटरैक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एट रूम टेम्परेचर, अब हम बात करेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। बेसिकली रूम टेम्परेचर पे ये होता है कि बेंजोइक एसिड जैसे जो एसिड्स होते हैं वहाँ पे दे आर प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर। अब रूम टेम्परेचर की बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने बात की, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पे रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर हाई अप अगर हो गया, सो इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट एरोमेटिक एसिड इनटू वाटर। बट प्रैक्टिकली रूम टेम्परेचर पे ही हम वहाँ पे अगर कर रहे हैं तो एरोमेटिक एसिड जो होगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो क्या होगा, वहाँ पे इनसोल्यूबल होगा वाटर में। वाटर इनसोल्यूबल कार्बोक्सिलिक एसिड, अब क्या किया जाए कि ये सारे के सारे जो वाटर इनसोल्यूबल कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, मतलब जहाँ पे कार्बन नंबर कार्बन 4 से ज़्यादा है, कुछ बेंजोइक एसिड जैसे, ठीक है, जो एसिड्स है उनका क्या किया जाए, वो कहीं ना कहीं तो सोल्यूबल उनको होना ही पड़ेगा, बिकॉज वो रिएक्शन में हमें उनको यूज़ करना है, तो वी हैव टू यूज़ देम इन प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट। सो यहाँ पे क्या होगा, दे आर सोल्यूबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो सोल्यूबल हो सकते हैं, लाइक ईथर है, अल्कोहल है, बेंजीन है, काफ़ी सारे हैं। सो लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उसमें ये वाटर इनसोल्यूबल कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, वहाँ पे सोल्यूबल हो सकते हैं। वाटर में उनकी सोल्यूबिलिटी वहाँ पे डिपेंड करती है कि वो पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड कितना शॉर्ट और कितना लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का पार्ट कैरी कर रहा है। हाइड्रोकार्बन का पार्ट अगर वहाँ पे बहुत बड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, या लॉन्ग है, बड़ा बोलने से ये बेटर होगा कि लॉन्ग बोलूँ, तो वो अगर लॉन्ग होगा तो वो हाइड्रोकार्बन का पार्ट जो होता है वो हमेशा वाटर को क्या करने की कोशिश करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा, वाटर को उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल तक आने ही नहीं देता है। सो हाउ विल पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विल डिजॉल्व, विल बी सोल्यूबल, विल बी मिसिबल इन दैट वाटर। सो वो ये इसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे उन्होंने लिखा है ना कि हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन of hydrocarbon part with water molecule, that is the very very important point. So in this way we have successfully finished physical properties of aldehydes, ketones, carboxylic acids. physical properties में जैसे मैं हमेशा बोल रही हूँ, आपको आज भी बोल रही हूँ, physical properties में physical state पे भी थोड़ा ध्यान दो, जैसे कलरलेस, ओडरलेस, इरिटेटिंग ओडर है क्या है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं ना, वो हमेशा से बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी। क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, जैसे मैं प्रायोरिटी बेसिस पे बोल रही हूँ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, वहाँ पे सोल्यूबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन बहुत से आते हैं, और सोल्यूबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एस्पेक्ट अलग अलग होते हैं, ये पहले समझने की कोशिश करो। जब आप वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट के डिस्कशन में आप वाटर के साथ उसका बॉन्डिंग हो रहा है या नहीं वो नहीं देखते हो, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में वही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एक दूसरे के साथ वो जो यूनिट्स है वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस व्हेन वी explain boiling point of a particular organic compound. And when we say solubility of particular organic compound, then solubility में important क्या होगा हमारे लिए, वाटर के साथ उसका कनेक्शन कैसे बन रहा है, वाटर के साथ उसका इंटरेक्शन कैसे बन रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं, सोल्यूबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों एस्पेक्ट को ना बिल्कुल मिक्सअप कर देते हैं। मैडम ये तो सोल्यूबिलिटी का एस्पेक्ट ऐसा था तो बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा क्यों, बिल्कुल नहीं। सोल्यूबिलिटी का एस्पेक्ट जब आप देखते हो तब आपको वाटर को कंसिडर करना है एज अ सॉल्वेंट, और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का
वाटर के साथ कैसे इंटरेक्शन बन रहा है वो इम्पॉर्टेंट होता है सोल्यूबिलिटी में। अब जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है तो बॉइलिंग पॉइंट में हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? बॉइलिंग पॉइंट में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में ही उनका इंटरेक्शन कैसा है, आपस में जो यूनिट्स होते हैं उनका इंटरेक्शन कैसा है। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देन ओनली यू कैन वेरी वेल फोकस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। डोंट मिसजज yourself, don't misunderstand yourself in physical property like solubility and boiling point. They are explained on the same criteria और सेम प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं होता, उनको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग से वे में एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो इस तरीके से हमने बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी फिज़िकल स्टेट कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे जो बढ़ने वाले हैं वो ऐसा कोई पार्ट है, एक्चुअल में मैं बता रही हूँ आपको, वो ऐसा पार्ट है वहाँ पे कि जहाँ पे पहले आपको अल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में डिस्कशन करना होगा। मतलब अल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब आने वाले हैं। अल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वो कैसे रिएक्टिव नेचर दिखाते हैं, बिकॉज अल्डिहाइड और कीटोन जो है उसमें कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है। इट कॉजेस अ मच मोर डिफरेंस in particular carboxylic acid structure. So first of all we have to focus on reactivity of aldehydes and ketones. Just compare the reactivity of aldehydes and ketones, which is more reactive, means aldehyde is more reactive or ketone is more reactive, that we have to discuss in a detail. ठीक है, सो ये डिस्कशन हमें अब यहाँ पे करना है और वो डिस्कशन के लिए थोड़ा सा आपके पास बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे रेजोनेंस जो है, पोलैरिटी जो है, उसके बारे में डिस्कस हम करने वाले हैं। जैसे वहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी जो है वो हमें कंपेयर करनी है, तो वो कंपैरिजन हम दो पॉइंट्स पे करने वाले हैं। एक है वहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट है और दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स को लेके हम अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी को आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में उनको आप कंपेयर करने की कोशिश करोगे। सो उसके लिए थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज होना ज़रूरी है। वहाँ पे लेक्चर्स भी मैंने बहुत से डाले हैं, जैसे इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है, ये पता होना चाहिए कि, और उससे कॉजेस क्या होते हैं, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे वो कैसे अफेक्ट करता है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी, वी कैन से polarity of carbonyl group and reactivity of aldehydes and ketones. We have to compare it in a detail. अब यहाँ पे दो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है वो है पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज वहाँ पे अगेन OH की भी अटैचमेंट हो जाती है, सो इट कॉजेस मच मोर डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एज वेल and in explanation in this phase as well. Reactivity of aldehydes and ketones, second point मैंने लिखा है which is important। ठीक है, बताऊँगी वो क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट है, देखो पोलैरिटी की हम बात करते हैं। सबसे पहले पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बहुत ही सिंपल है। कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकालते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है वो इस तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में वहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है आपको रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखो कि कार्बोनिल कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑन ऑक्सीजन, ये इस तरीके से शिफ्ट हो सकता है और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन C यहाँ पे है, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये निगेटिव हो गया। तो बेसिकली ये है हमारे पास कि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हमेशा के लिए वहाँ पे महसूस करेगा, वेराज जो ऑक्सीजन होगा वो वहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उस पर हमेशा के लिए निगेटिव चार्ज वहाँ पे आएगा। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मेजर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है और माइनर इस तरीके से दिखाया जाता है। सो हाइब्रिड में कैसे है, रेजोनेंस हाइब्रिड में देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड में हम इस तरीके से दिखा सकते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव। सो पोलैरिटी से बेसिकली हमें क्या दिखाई दे रहा है, पोलैरिटी में कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, एंड व्हेन यू कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विथ ईच अदर, we know very well that कि oxygen is more electronegative than carbon. So oxygen will try to just catch up or just gain the shared pair of electron which are with the carbon, ठीक है। सो ऑक्सीजन वहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश तो ज़रूर करेगा। सो हमेशा के लिए कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं, स्पेसिफिकली अल्डिहाइड और कीटोन की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वहाँ पे हमेशा महसूस करता है। सो ये जो कार्बन है आपका यहाँ पे, ये कार्बन ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल जैसे यहाँ पे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इसका यहाँ पे हो जाता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। सो दैट ये है कि ये अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल आके इसकी मदद करना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल इसके सेंटर पे अटैक करना चाहेगा। आप बोलोगे कि मैडम अभी तक तो इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ने खींचे नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके दोनों में उन दोनों में बॉन्डिंग है वहाँ पे, ठीक है। बॉन्डिंग है तो इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा से खींचने की जो एक थ्रेट है वो कौन लेके बैठा है वहाँ पे, मतलब थ्रेट किसके लिए है, वो कार्बन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या कर सकता है, तुरंत खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है। तो ये हमेशा एक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में रहेगा। सो एनी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल कैन ईजिली अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वाले कार्बन पे अटैक कर सकता है। सो ये एक बेसिक था, पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप का डिस्कशन हमारा था। अब यहाँ पे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ, रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, देखो रिएक्टिविटी जो है वो कैसे एक्सप्लेन करनी है आपको। देखो हम दो पॉइंट्स को लेके या दो सब पॉइंट्स को लेके रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप बोलोगे कि किस सेंस में हमें रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है, कि पहले तो ये आप समझ लो कि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में भी कार्बोनिल ग्रुप है वहाँ पे, ठीक है। सो दोनों में भी कार्बोनिल ग्रुप है, बट एक है कि कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है वो तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में है, वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वाला जो कार्बन है वो क्या अल्डिहाइड में भी सेम इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है और कीटोन में भी सेम इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, वो हमें देखना है। मतलब यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी दो पॉइंट्स पे डिस्कस होगी। एक है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, और दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे स्टेरिक इफ़ेक्ट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक इफ़ेक्ट, ठीक है, क्राउडिंग इसे कहा जाता है। तो ये जो दो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे कि एक सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने आपको कहा है कि जस्ट पोलैरिटी डिस्कस की, तब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। तो वो जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा कार्बन के ऊपर, वो कहाँ पे सिंपल वे में होगा और कहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो सकता है, ये हमें देखना है। मतलब अल्डिहाइड में वो सिंपल वे में होगा या कीटोन में सिंपल वे में होगा, क्यों होगा वो भी देखना है। एंड ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस रिजल्टेंट आपका एक वहाँ पे सेंटेंस रहेगा कि अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स, अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स। व्हाई इट इज़ सो, देखो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट जो है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब सपोज़ मैंने कहा कि ये कीटोन एक है, ये मेरे पास है, ये एक कीटोन मैंने यहाँ पे लिया है, ये एक अल्डिहाइड भी मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे एक अल्डिहाइड मैंने लिया है, ये यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप दोनों में भी प्रेजेंट है, यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। सो यहाँ पे देखो आप, दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब दो अल्काइल ग्रुप का प्रेजेंस है, यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है,
ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव कैरी कर रहा है, ये भी पॉजिटिव कैरी कर रहे हैं, ऑक्सीजन निगेटिव है, ऑक्सीजन निगेटिव है। बट द थिंग इज़, कीटोन को अगर आप देखते हो तो कीटोन में आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप्स होते हैं। मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं? मिथाइल ग्रुप जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। मतलब क्या है? कार्बन क्या फील कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की कमी फील कर रहा है। क्यों फील कर रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ कार्बन इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। ठीक है। सो वो जो इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन की कमी कार्बन के पास वहाँ पे है। तो वो कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी जो है वो दोनों तरफ से यहाँ पे कम हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। वो अल्काइल ग्रुप कार्बन को बीच वाले बोल रहे हैं कि टेंशन मत लो, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वहाँ पे उसको ज़्यादा महसूस नहीं होने देते। सो ये जो पर्टिकुलर कीटोन वाला कार्बन है, इट इज़ लेस इलेक्ट्रोफिलिक, इट इज़ लेस इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफाइल है वो, बट इट इज़ लेस इलेक्ट्रोफिलिक। कम इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वो महसूस कर रहा है, बिकॉज उसकी मदद करने के लिए 2 अल्काइल ग्रुप साइड से प्रेजेंट है। अब जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स अच्छे से पढ़े हैं, जिन्होंने इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, उनको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के केस में क्या हो रहा है? कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो है वो कम करने के लिए एक ही अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये अल्काइल ग्रुप भी क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ही है। हाइड्रोजन कुछ नहीं कर सकता, हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वगैरह ग्रुप नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ एक ही तरफ से मदद मिल सकती है इस कार्बन को। तो ये जो कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोफिलिक। मतलब अगर हम देखें तो अल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्टिविटी में लिखना पड़ेगा आपको। इन रिएक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कार्बोनिल कार्बन विच इज़ प्रेजेंट इन कीटोन हैविंग लेस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर देन अल्डिहाइड कार्बन। ठीक है, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखो, न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफाइल किसे ढूंढ रहा है? न्यूक्लियोफाइल इज़ निगेटिवली चार्ज्ड। वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, मतलब जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर वो जाके क्या करेगा? अटैक करेगा। सो न्यूक्लियोफाइल विल ईजिली अटैक ऑन अल्डिहाइड, अल्डिहाइड कार्बन। ठीक है। देन कीटोनिक कार्बन, कीटोन कार्बन पे वो थोड़ा सा लेट अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो है उसको दोनों तरफ से क्या मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है। दोनों तरफ से उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम करने के लिए ये दोनों अल्काइल ग्रुप मदद कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे है स्टेरिक इफ़ेक्ट। स्टेरिक इफ़ेक्ट का क्या मतलब है? क्राउडिंग, क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग, और यू कैन से न्यूक्लियोफाइल को ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, अगर कोई बीच में आ रहा है, तो उसे कहा जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब आप खुद सोचो, थोड़ा सा आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा आपका। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? निगेटिवली चार्ज्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज़ है, हम ये बोल सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, ऑलवेज फाइंड्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है। वो कहाँ ईजिएस्ट वे में अटैक कर सकता है? यहाँ पे, क्योंकि देखो ये जो कार्बन है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ही है। ठीक है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, बट दोनों तरफ देखो कौन है? दोनों तरफ बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप्स है। अल्काइल ग्रुप जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो वहाँ पे स्पेस काफ़ी कैप्चर कर लेते हैं, और उसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का इस पर्टिकुलर कार्बन पे अटैक होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो सकता है, बिकॉज ये दोनों जो है ना, ये दोनों इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के वहाँ तक आने नहीं देते। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज़, साइज़ बहुत बड़ी है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक पहुँचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है कीटोन के केस में। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल इजीली स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। एक तरफ हाइड्रोजन है, छोटा छोटा सा हाइड्रोजन, छोटा सा होता है, तो
न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इजी वे में अटैक कर सकता है ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ अल्डिहाइड, कार्बोनिल कार्बन ऑफ अल्डिहाइड। हेंस इट इज़ सेड दैट, इसमें जो भी डिस्कशन हमने अभी तक किया उस डिस्कशन में नेट रिज़ल्ट आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स बताओ? नेट रिज़ल्ट यही मिलता है कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कार्बन it is easy for an nucleophile to attack carbonyl carbon of aldehyde than the ketone। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ टू इफ़ेक्ट्स। फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट, सबसे पहले तो इसको मदद करने के लिए ये दोनों है यहाँ पे प्रेजेंट, तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, बट इसे मदद करने के लिए सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है तो ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है स्टेरिक हिंड्रेंस का, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया है। स्टेरिक हिंड्रेंस जो है कार्बोनिल कार्बन, ये जो है यहाँ पे दोनों भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स है, वो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा, बट न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे डिफ़िकल्ट थोड़ा होगा और कहाँ पे इजी हो सकता है एकदम ईजीएस्ट वे में। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कीटोन के केस में डिफ़िकल्ट हो सकता है, बिकॉज इन केस ऑफ कीटोन around that carbonyl carbon we have a two alkyl groups present। ठीक है, so those alkyl group they just causes restriction to that particular nucleophile to reach up to the carbonyl carbon। so ये प्रॉब्लम होती है स्टेरिक हिंड्रेंस वाली, क्राउडिंग वाली प्रॉब्लम। so ये कहाँ पे दिखाई पड़ रही है आपको? कीटोन में। बट इन केस ऑफ अल्डिहाइड ओनली वन अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप does not cause much restriction or obstruction for a nucleophile to reach the carbonyl carbon। so in case of aldehyde attack of nucleophile on carbonyl carbon is very very easy। ठीक है, rather than in ketone। so ये जो points अभी मैंने डिस्कस किए those are very very important points। theoretical part है पूरा का पूरा, थियोरी पार्ट है। थियोरी पार्ट को डिस्कस करना और उनको याद रखना उसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है कभी कभी। थियोरी पढ़ने के बाद कभी कभी ये समझ में नहीं आता है, बट थियोरी जब वहाँ पे मैं इस तरीके से आपको क्लियर कर रही हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। बहुत ही सिंपल वेज होते हैं, इसलिए तो देखो कि आगे आप केमिकल रिएक्शंस देखने वाले हो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के जो केमिकल रिएक्शन आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे आपको ये थोड़ा सा देखना होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है कार्बोनिल कार्बन पे, वो कार्बोनिल कार्बन कहाँ से बिलोंग कर रहा है? कीटोन से बिलोंग कर रहा है या अल्डिहाइड से बिलोंग कर रहा है? ये आपको देखना है, बिकॉज इस तरीके से आपको जजमेंट आता है कि कहाँ पे रिएक्शन फास्ट होगी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। ये जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए ना, ये कोई ऐसे ही फालतू के पॉइंट्स नहीं है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू सेट होते हैं इस पे। कैसे होंगे देखो, आप थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे अगर मैंने आपको यही एग्जांपल दिया, देखो कि न्यूक्लियोफिलिक वहाँ पे रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है। एक प्रोपेनोन दिया हुआ है, एक मैंने आपको वहाँ पे इथेनॉल दिया हुआ है। सो ऐसा है तो उसका अटैक जो है वो कहाँ पे जल्दी होगा। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है और आपको इसलिए 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे कि किसके बेसिस पे हम ये जो पॉइंट है ये डिस्कस कर सकते हैं, या ये जो रिएक्टिविटी है अल्डिहाइड और कीटोन की हम वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये 2 पॉइंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट एंड स्टेरिक इफ़ेक्ट, ये 2 पॉइंट्स है। मुझे ये पहले बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट में क्या है? सबसे लेस इलेक्ट्रोफिलिक कौन होगा? फिर कीटोन वाला, कार्बोनिल कार्बन वाला कार्बन होगा। ठीक है, और मोर इलेक्ट्रोफिल ये होगा, मतलब इससे ज़्यादा ज़रूरत है न्यूक्लियोफाइल की। और दूसरे स्टेरिक के केस में देखो आप, कौन सा कार्बन जो है वो दोनों तरफ से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का वहाँ पे अटैक होना मुश्किल हो सकता है। कीटोन के केस में ये केस आपको दिखाई दे सकती है। तो इसलिए नेट रिज़ल्ट यही होता है कि आपका जो अल्डिहाइड है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कीटोन।
अब हम बात करते हैं कि एरोमेटिक अल्डिहाइड जो होते हैं ना, वो भी वहाँ पे लेस रिएक्टिव होते हैं देन एलिफेटिक अल्डिहाइड्स। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने पेज नंबर 267 पे एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, आपको वो बॉक्स पढ़ना है। वही दिया है उन्होंने कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, जैसे मैंने अल्डिहाइड और कीटोन को कहा है कि कौन ज़्यादा वहाँ पे अच्छे से कर सकता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में किसकी रिएक्शन फास्ट हो सकती है? अल्डिहाइड जो होता है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बट व्हेन यू कंपेयर एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड एलिफेटिक अल्डिहाइड, तो एरोमेटिक अल्डिहाइड जो होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव। एरोमेटिक अल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है। क्यों ऐसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो व्हाट इट कॉजेस एग्जैक्टली? इट कॉजेस द लेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन। सो इलेक्ट्रोफाइल का वहाँ पे अटैक होना थोड़ा सा उस केस में मुश्किल हो सकता है। सो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे, यहाँ पे देखना होगा कि क्या क्या पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। आज का जो लेक्चर था बेसिकली वो पूरा थियोरेटिकल लेक्चर था। थियोरी लेक्चर में पॉइंट्स को याद रखना, पॉइंट्स को गैदर करना, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और एक है वहाँ पे कि 266 पेज पे ये जो डू यू नो करके दिया हुआ है ये आपको वहाँ पे पढ़ना होगा, उसके पॉइंट्स निकालने हैं। और एक क्वेश्चन मैं आज आपको देने जा रही हूँ 264 पेज पे, यूज़ योर ब्रेन पावर। ये जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस में क्या क्या यूज़ किया है देखो, और उसके प्रोडक्ट्स क्या आते हैं वो मुझे आप बताने की कोशिश करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसमें लेबोरेटरी टेस्ट भी है। लेबोरेटरी टेस्ट जो होते हैं जैसे शिफ रिएजेंट की एक टेस्ट है, टोलेंस रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन है। दोज टेस्ट वेर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दोज पर्टिकुलर टेस्ट। सो सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो डायरेक्टली केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन के, अल्डिहाइड और कीटोन को लेबोरेटरी में हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, लेबोरेटरी में दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्डिहाइड है या कीटोन है वो हम कैसे जज करेंगे, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दैट वी मस्ट नो वेरी वेल। कि अल्डिहाइड कीटोन के लेबोरेटरी टेस्ट उसमें 3 है, फेलिंग, टोलेंस एंड शिफ रिएजेंट। 3 वहाँ पे होते हैं, तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट रहेंगी और उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं बताऊंगी। ज़्यादा वहाँ पे रिएक्शंस नहीं है, अगेन थियोरी पार्ट थोड़ा सा है वहाँ पे जो आपको याद रखना होगा। सो जो भी दिया है मैंने वो प्लीज़ अच्छे से करो। 266 पेज जो है वो 266 पेज पे जो भी डू यू नो करके एक बॉक्स दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है। एंड 264 पेज पे जो भी वहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं यूज़ योर ब्रेन पावर करके रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। सी, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एज वी हैव much explained and discussed about few things अबाउट अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसमें भी क्या याद रखना है वो मैं बता रही हूँ। पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को याद रखो, देन रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, why aldehydes are more reactive than ketones, you have to explain in very well with the help of these 2 points, electronic effect and steric effect, वो points को explain कर रहे हैं। एंड प्रीवियसली कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के, अल्डिहाइड के, कीटोन के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पहले बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, सोल्यूबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट को याद रखो। बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर मैंने आपको बता दी है। बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड आता है टॉप में, उसके बाद अल्कोहल आ रहा है, उसके बाद कीटोन है, उसके बाद अल्डिहाइड है, उसके बाद ईथर आता है और उसके बाद अल्केन आता है। ठीक है, सो ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की भी ऑर्डर मैंने कल बताई थी आपको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे टॉप होता है, उसके बाद आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उसके बाद आता है वान डर वाल फोर्सेस। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।
होपफुली आप बहुत अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे बैठ के। वही एक कोशिश मेरी रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ से दे पाऊँ। पॉइंट्स इकट्ठे करना आपकी बात है, जैसे मैं ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया है शॉर्ट में, ये भी आप क्या कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। बट लिखना तो पड़ेगा आपको, डिटेलिंग आपको करनी तो पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। सो अगेन मैं बता रही हूँ, अल्कोहल फिनॉल ईथर एक्सरसाइज बाकी है, मुझे भेजो अल्कोहल फिनॉल ईथर के एक्सरसाइज। और एक डीपीपी मैंने वहाँ पे भेजी है, उसका आंसर की भी है, उसके हिंट्स भी वहाँ पे दिए हुए हैं। आगे की डीपीपी आपको मिलेगी फ्राइडे तक, बेस्ड ऑन अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।